चले खैर, अभी तो मैं क्लास शुरू करता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ज़ाया हो जाएगा। इस पर वापस आता हूँ मैं कि जो मैं डिनाइड कर रहा था इन द स्टार्ट ऑफ द क्लास, जो कि आउटसाइड वीक एंड आउटसाइड ज्वाइन कर रहे थे, उनको मैं डिनाई कर रहा था। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने सबको एडमिट कर लिया इन द क्लास, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं इस पर वर्कआउट करके आई गेट बैक टू यू। फिलहाल हम लोग अपना विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम फौरन से शुरू करता हूँ जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था वहाँ से। अम, आपकी क्लास में लास्ट टाइम मैंने आपकी क्लास में लास्ट टाइम हमने ये काम किया है। ये इसको मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया है, ठीक है, जिसमें मैंने एंट्रोपी का चैप्टर शुरू किया था एंड वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन, इट्स values in different substances, standard molar entropy के नाम से। We also have discussed some terminologies like surrounding system, spontaneous, feasible, और इंट्रोपी चेंजेस के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताते हुए हमने क्लास खत्म कर दी थी कि जनरल एजम्पशंस एंट्रोपी चेंज को देखने के लिए हमारे पास क्या है। तो जो जनरल एजम्पशंस हमारे पास एंट्रोपी चेंज को देखने के लिए है, एंट्रोपी चेंज का मतलब ड्यूरिंग एनी रिएक्शन एंट्रोपी कैन इंक्रीज ईदर और डिक्रीज। तो अगर इंक्रीज होती है तो उस एंट्रोपी चेंज को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, और अगर डिक्रीज हो रही होती है तो हम उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी हैव assumptions on how, by just looking at the equation of the reaction or any physical change, how can we say कि what is happening to the entropy, is it increasing or decreasing। तो उसमें मैंने आपको 4 assumptions लास्ट टाइम बताई हैं। स्टेट चेंज, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, हार्डनेस, और आखिरी हम लोगों ने बात करी थी टेम्परेचर पर। अब टेम्परेचर और एंट्रोपी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर हम बात करते करते हमारी क्लास खत्म हुई थी, मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। टेम्परेचर और एंट्रोपी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग अगर प्लॉट करें ग्राफ पर, ठीक है, तो वो किस तरीके का होगा आइडियली, और वो इन रियलिटी होता किस तरीके का है, मैं ये इस वक्त अब आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। देखिएगा जरा, दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं यहाँ से। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ जो कि आपने पीछे ओ लेवल्स में पढ़ा था। मैं ओ लेवल्स के उस ग्राफ का हिंट देकर यहाँ पर एंट्रोपी और टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊंगा कि टेम्परेचर क्या करेंगे तो एंट्रोपी को क्या होगा। बट बिफोर आई गिव यू दैट, आई वांट यू टू रिकॉल जो आपने O3 में ग्राफ पढ़ा था, टेम्परेचर और एनर्जी का, और उसकी हेडिंग आपने पढ़ी थी हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व। डू यू रिमेंबर गाइस? जी, कोई बता सकता है, कोई कह सकता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन यू आर हीटिंग समथिंग, या कोई सॉलिड है उसको आप हीट कर रहे हैं, तो अगर आप किसी चीज को हीट कर रहे हैं तो उसके टेम्परेचर को क्या होगा। तो ये आपने हीटिंग कर्व के नाम से पढ़ा था, और मैं उस हीटिंग कर्व की डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। मैं सिर्फ आपको एक रिमाइंडर दे रहा हूँ कि वो क्या था। जी जनाब, कोई बताएगा कैसा था कि वो कर्व, हीटिंग का कर्व कैसा था?
ये वाई एक्सिस पे लाइन खींच दी, ये एक्स एक्सिस पे लाइन खींच दी, वाई एक्सिस पे लिखा होता था वहां पे टेम्परेचर, और एक्स एक्सिस पे लिखा होता था वहां पे एनर्जी। ठीक है, और वो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता था कि यहां से शुरू हुआ, यूं सीधा गया, और फिर उसके बाद एक सीधी लाइन होती थी, फिर उसके बाद वो ऊपर उठा थोड़ा सा और फिर एक सीधी लाइन होती थी, और फिर उसके बाद वो यूं करके ऊपर उठता था। अब ये जो सीधी लाइनें यहाँ पर आ रही हैं, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जहां पर आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो आप क्या कहते थे कि सर ये पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो उस सब्सटेंस का ऊपर वाला जैसे पॉइंट है, तो ये सब्सटेंस का क्या होगा, ये सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो जब तक बॉइलिंग पूरी नहीं हो जाएगी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ये सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि जब तक ये मेल्ट हो रही होगी चीज टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव स्टडीड। सही है भाई, याद आ गया? तो टेम्परेचर और एनर्जी का ग्राफ आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा था। अब मेरा एक छोटा सवाल है जिसकी रीजनिंग आपने पढ़ी हुई है, मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ। व्हाई टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीजिंग व्हेन यू आर एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस? फॉर एग्जाम्पल, बॉइलिंग की बात कर लेंगे, पहले मैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा हूँ। Why temperature is not increasing? वो टेम्परेचर कहाँ जा रहा है? अगर एनर्जी तो बढ़ रही है, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? Where that temperature is going? वो कहाँ जा रही है एनर्जी? टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता जब मेल्टिंग हो रही होती है? जी जनाब, एनीवन wants to answer my question? टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता? जी, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता जब आपके पास एनर्जी बढ़ रही होती है? वाई टेम्परेचर नहीं इंक्रीज नहीं हो रहा, क्यों? एनीवन वांट्स टू आंसर? वो हीट यूज हो रही होती है टू मेल्ट द सॉलिड। टू मेल्ट द सॉलिड। ओके, तो यही तो हम लोग कह रहे हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम इन वर्ड्स बोलना चाहें, यू आर पार्शली राइट, लेकिन हम अगर एग्जैक्टली वर्ड्स बोलना चाहें तो इसके वर्ड्स कुछ यूं होते हैं कि भाई ये जो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, सॉरी कोई कोई कुछ कह रहा है, बोले सर। इसलिए नहीं बढ़ रहा होता क्योंकि जो एनर्जी होती है वो बॉन्ड्स ब्रेक करने में यूज होती है। बॉन्ड ब्रेक यूज करने के लिए यूज है। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर भाई, वेरी गुड हसन। अच्छा, अब ये जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हो रही होती है यूज, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर लूं फॉर दोस्त जो कि नहीं, जिनको याद आया या वो समझे। देखो, सॉलिड की मेल्टिंग का तरीका ये है कि सॉलिड की लेयर्स में मेल्टिंग होती है। सबसे पहले सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी वो मेल्ट होगी, वो मेल्ट होगी और वो शेड हो जाएगी, वो बह जाएगी, नीचे आ जाएगी बह के, और फिर उसके बाद उसके अंदर वाली लेयर की बारी आएगी, वो मेल्ट होगी। तो ये जो एक एक करके लेयर्स मेल्ट हो रही हैं, तो लेयर्स में मेल्टिंग का मतलब ये होता है कि एक लेयर का पुरानी लेयर से जो बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के नाम पे बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, वो बॉन्ड टूट रहा है ताकि कि वो शेड हो, वो बहे, वो लिक्विड बन के अलग हो जाए। तो ये जो टेम्परेचर है ये स्टक इसलिए हो गया कि चीज अभी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है, और वो चीज जब तक मेल्ट नहीं हो जाएगी वो बॉन्ड्स कंटिन्यूअसली टूटे चले जा रहे हैं। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बॉन्ड्स बने हुए बिटवीन द मॉलिक्यूल, जैसे जैसे वो मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड टूटते चले जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हीट एनर्जी वहां पर यूज्ड अप होती जा रही है वो बॉन्ड्स तोड़ने में, सो दैट द होल सॉलिड इज गेटिंग मेल्टेड। इसीलिए टेम्परेचर स्टक रहेगा वहां तक जब तक उसकी पूरी की मेल्टिंग नहीं होती। बिल्कुल यही गोज फॉर द बॉइलिंग पॉइंट। नाउ लेट्स कम ऑन टू द एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर। याद रहे, एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर में भी यही एक चीज है कि जिसमें आपको यह सोचना है कि यहां पर भी मेल्टिंग और बॉइलिंग होगी एक वक्त पर आके, तो एंट्रोपी में भी हमें यही चीज कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं वो चीज का यहां पर ग्राफ बना रहा हूं, जरा देखिएगा। इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। देखिए, ये मैंने
वाई एक्सिस बना दिया, ये मैंने एक्स एक्सिस बना दिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लिप कर रहा हूँ चीजों को, क्यों? क्योंकि आपके इस लेवल पर जो ग्राफ है वो आपको कुछ इस तरीके से बताया जाता है कि वाई एक्सिस पे अब मैं लिख रहा हूँ एंट्रोपी, ठीक है। वाई एक्सिस पे मेरी आ गई है एंट्रोपी, और ये जो एक्स एक्सिस है इस पर आ रही है मेरे पास टेम्परेचर, ठीक है। थिंग्स आर क्वाइट सिमिलर, बट किस टर्म्स में? इस टर्म्स में कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो चीज क्या होगी, इंट्रोपी भी उसकी बढ़ेगी, तो वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ यूं जाएगा। बट एक वक्त आएगा चीज क्या होना शुरू हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जब चीज मेल्ट होगी तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ एंट्रोपी बढ़ रही होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज क्या हो जाएगी, ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन शो करेगी यूं करके, क्योंकि आप टेम्परेचर इज ऑन एक्स एक्सिस, याद रहे, इसीलिए ये लाइन इस तरीके से बनाइए। फिर उसके बाद जब वो चीज पूरी मेल्ट हो जाएगी, फिर जाहिर है मेल्टिंग पॉइंट के बाद फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा, और फिर एक वक्त आएगा बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगा। जैसी बॉइलिंग होना शुरू होगी फिर वो टेम्परेचर थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन हमें शो करेगा, फिर उसके बाद दोबारा से वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू। तो दिस इज हाउ वी से कि ये जो वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस पर हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू, दीज आर एक्चुअली दोज पॉइंट्स वेयर melting and boiling is happening. So this is exactly the same graph, but इसमें हमारे पास सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पर हमने x और y एक्सिस पे फ्लिप कर दिया है। हाँ, अब अगर आप मुझसे कहोगे सर इसको वैसे ही बना लें जैसे वो वाला ग्राफ बनाया था x एक्सिस और y एक्सिस वाला, तो भाई ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे आपका वो वाला ग्राफ बना हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है? एनी कंफ्यूजन? यहाँ तक किसी को कोई छोटी मोटी भी कंफ्यूजन हो पूछो, नहीं है तो आगे बढ़ो। Okay, so temperature and entropy are directly proportional. However, we have a bit of exception which is shown in this way. देख लें आप, ठीक है भाई? अच्छा जी, अब इसको सेव कर ले, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग जरा कैलकुलेशन एस्पेक्ट पर, ठीक है। कैलकुलेशन एस्पेक्ट समझते हैं अब जरा, देखिए। अच्छा चलें, ये तो एक चीज मैं और बता दूं, उसके बाद फिर कैलकुलेशन एस्पेक्ट की तरफ जाता हूं। ये तो बात हो गई भाई, ये तो बात हो गई फॉर दोज रिएक्शंस जिसमें आपका, यहाँ पे लिखते हैं। अब एक चीज, इस पूरी असम्पशंस के बाद, पूरी असम्पशंस पढ़ाने के बाद प्रेडिक्टिंग एंट्रोपी चेंज करवा रहा हूं, ठीक है। प्रेडिक्टिंग एंट्रोपी चेंज का मतलब ये है कि इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आपके पास आते हैं, और वो कहता है कि ये मैं इक्वेशंस लिख के दे रहा हूं यहाँ पे, बाय जस्ट लुकिंग एट द इक्वेशंस, और अपनी असम्पशंस दिमाग में जो आपको पता है कि देखते हैं हम, वो देखते हुए आप ये बताएं एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जस्ट बाय राइटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है। तो आई एम राइटिंग हियर फ्यू इक्वेशंस, और उनके बारे में एक एक करके मैं आपसे रैंडमली पूछूंगा, सो दैट यू कैन, मुझे पता चले कि आपको समझ आई है क्या नहीं, ठीक है। प्रेडिक्ट वेदर रिएक्शन इज, predict whether entropy of the reaction is positive or negative. ठीक है जी, दिस इज योर क्वेश्चन। अब इक्वेशंस क्या क्या है एक एक करके मैं लिख रहा हूँ। वन, इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास आ रही है NaBr सॉलिड को मैंने NaBr लिक्विड मॉल्टन कर लिया, ठीक। देख लो बेटा, ये नाम आया है, मैं अफराज अल्ताफ, इसी तरीके से आपके सबके जो नाम आ रहे हैं उसके आगे लिखा हुआ आ रहा है आउटसाइड बीकन हाउस स्कूल सिस्टम। हर किसी के नाम के आगे लिखा हुआ आ रहा है आउटसाइड बीकन हाउस स्कूल सिस्टम। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है, ये तो फिर उसका मसला है। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये बीकन हाउस आईडी के बाहर से आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, नॉन बीकनाइट आईडी, आपके सबके नामों के आगे लिखा हुआ है।
या आपका फिर शायद मसला हो, क्योंकि मैंने तो फिर सर अपने वो बीकन हाउस वाली आईडी से ही ज्वाइन किया था। अगर उस पे भी आ रहा है तो फिर तो बेटा मेरे मेरे साथ मैंने अभी आपको जैसे दिखाया ना, आउटसाइड जी। बीकन हाउस सिस्टम लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, मैंने आपके सामने इन किया है। अच्छा चले, सर मेरी भी बीकन हाउस अभी वाली जो डली आए, हुई है। एक मिनट, अभी मैं जो आए हैं ना इनसे पूछता हूँ व्हाट आईडी दे हैव यूज्ड। युमना हैज जस्ट ज्वाइंड, और एक नाम कौन सा, अफराज अल्ताफ। बेटा युमना, व्हाट आईडी यू हैव यूज्ड टू लॉग इन? यस सर। बेटा आपने कौन सी आईडी से लॉग इन किया हुआ है? सर मेरे उस पे हाँ क्या आया है जी अभी? सर, वो जो प्यारो ने दी ये थी देखिए उसी लिखा हुआ आ अभी रहा तो है मैं। आउटसाइड बीकन हाउस स्कूल सर सिस्टम मैंने बीकन हाउस की आईडी यूज़ करी है, जो पीआरओ ने आईडी दी थी हम सबको, हम सब वही यूज़ कर रहे हैं। ये आपका कुछ इशू आ सर रहा है। खराब है इसका मतलब। बेटा यहाँ आपके नामों के सबके आगे लिखा हुआ आ रहा है आउटसाइड बीकन हाउस आईडी। सर मैं आपको प्रूफ देता हूँ, मेरी बीकन हाउस की आईडी डली हुई है। आपके सर मैं नाम वही कह रहा हूँ, हो सकता है आपके कोई इशू, मतलब इशू दे रहा हो, ये सही डिटेक्ट ना कर पा रहा हो, सबको आउटसाइड लिख रहा हो। अच्छा चले, मैं इस पर पहले बात करता हूँ कि क्या मसला है, तो फिर उसके बाद देखते हैं इसको। इसलिए मैंने क्लास को जाया नहीं किया, वरना आपकी सबकी आईडी के आगे ये लिखा हुआ रहा था, तो आई थॉट के सबके बाहर ही से आप लोग ज्वाइन करें। खैर बहरहाल चले, लेट अस गो बैक टू आवर टॉपिक। ये मैं इक्वेशंस लिख रहा हूँ बेटा, इन इक्वेशंस को देखकर आपके पास आपको ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द एंट्रोपी। NaCl सॉलिड को उठा के मैंने पानी में डाल दिया एक्वा, और उसके आगे मैंने लिख दिया NaCl हो गया है एक्वस, ठीक है। उसके बाद एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूं यहां पर कि दो हाइड्रोजन के मोल्स आर रिएक्टिंग विद वन ऑक्सीजन का मोल in their standard states, and they are forming altogether of 2 molecules of water, और उसकी स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है ये, उसकी गैसियस स्टेट काउंट कर रहा हूं यहाँ पे, सही है। अच्छा 4 नंबर पे आ रहा है मेरे पास एक एग्जांपल, आपको ये वाली भी करा देते हैं, कोबाल्ट क्लोराइड वाली, ये भी आती है, सॉलिड है, और इसमें मैंने पानी डाल दिया, जैसे ऊपर अभी मैंने किया था एक्वा लिखा था, लेकिन मैं यहाँ पे वैल्यू की टर्म्स में लिखूंगा पानी। 6 पानी के मॉलिक्यूल मैंने इसमें डाले, लेकिन सिर्फ इतने डाले कि ये क्या हो जाए, ये हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स बन जाएं, और ये कोबाल्ट क्लोराइड डॉट 6H2O हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स बना दिए सॉलिड, सही है। अब ये एक एक करके विद रीजन आपको, क्योंकि पेपर में ये रीजन के साथ आता है भाई, एक एक करके विद रीजन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ जनरल असम्पशंस यू हैव स्टडीड, ये बताइए इसकी एंट्रोपी बढ़ रही है कि कम हो रही है। एक एक करके मैं इक्वेशंस और एक एक करके बंदे से पूछ रहा हूँ, सही है, रैंडमली। अच्छा जी अच्छा इसको स्टैंडर्ड ही कर लें, लिक्विड कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, yes guys, can Ali Siddiqui, are you there? यस सर। हाँ बेटा, तो ये पहली इक्वेशन देखो जरा जल्दी से और मुझे बताओ, डू यू थिंक इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। It should be positive. Very good. And the reason you have categorized this as positive? सर अभी ग्राफ आपने बनवाया है ना, उसमें हाँ। एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। वंडरफुल। बट हाँ बिल्कुल सही है, आपने सही आइडेंटिफाई किया है, बट इसमें आप पहली अजम्पशन को अगर याद करो, तो पहली अजम्पशन में हम लोगों ने कहा था कि अगर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जा रहा हो तो भी एंट्रोपी बढ़ रही होती है। तो हम लोग अजम्पशन की बेसिस पर डायरेक्टली कह सकते हैं, ग्राफ से भी आपने कह दिया, बिल्कुल सही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ठीक है, प्लस। जी जनाब, द नेक्स्ट वन मुझे बता दे अरीबा अहमद, आर यू देयर? बता सकती हैं कि इस एंट्रोपी की वैल्यू को क्या हो रहा होगा सेकेंड इक्वेशन की? अरीबा अहमद, आर यू देयर?
Okay, we'll come back to you. Aisha Siddiqa. Ariba Ahmed. Yes. Yes. Yes का मतलब क्या है? बेटा इंक्रीज या डिक्रीज का बताएं ना. ये इक्वेशन को देखें और इसको देखकर बताएं कि वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इंक्रीज या डिक्रीज क्या हो रही है. कुछ समझ आ रहा है कि वैल्यू ऑफ एंट्रोपी को क्या हो रहा होगा? कुछ भी जो भी आपको समझ आए, गलत सही से डजंट मैटर. इंक्रीज ठीक है, चले मैं मान लेता हूं. इंक्रीज की टर्म्स में कोई रीजन होगा व्हाई यू थिंक इट्स इंक्रीजिंग? Why you think it's increasing? बेटा ये लिखने वाला जो प्रोसीजर है ना आप लोगों का बड़ा स्लो हो जाता है. जरा जल्दी बोल दें तो बड़ा आसानी हो जाती है. स्टेट चेंज ठीक है, चलें स्टेट चेंज आपकी बात सही मान लेते हैं. लेकिन यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये देखें आप, ये दे आर स्प्रेडिंग अवे. दिस इज सोल्यूशन. तो सोल्यूशन जब बन रहा होता है तो ऑफ कोर्स सॉलिड से एक्वस हो रहा है, मैं आपकी बात मान लेता हूं. लेकिन ये दो चीजें मिलकर और एक यूं समझे के हो जा रही हैं इस वजह से. खैर थर्ड इक्वेशन पे आते हैं. यस, द नेक्स्ट मेंबर बिस्मा काजी. बिस्मा काजी, आर यू देयर? कैन यू से व्हाट्स हैपनिंग टू द थर्ड इक्वेशन? Bisma Kazi, are you there? Yes, sir. Please, can you show the screen? Thank you. हाँ, ये रही स्क्रीन सामने आपके. What's happening to the entropy? Decrease हो रही है, sir. Decrease हो रही है. And the reason you say this? Sir, moles कम हो रहे हैं. वो 3 moles है, 2 moles हो रहे हैं. Very good. यहाँ पर स्टेट चेंज नहीं हो रही, यहाँ पर दूसरी assumption लग रही है. तो entropy decrease हो रही है number of moles की. Wonderful. जी, the next member was Hamad. Hamad Tak, please. Are you there? Can you speak up for the fourth equation? Yes, sir. Sir, इसके अंदर भी डिक्रीज हो रही है. Decrease हो रही है. Very good. Why? Because it's simply showing कि एक चीज सॉलिड लिक्विड थी और वो लिक्विड से चीज क्या हो गई है, सॉलिड हो गई है. तो एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग. तो बेटा इस तरीके की आपको इक्वेशंस लिख के वो दे देता है डायरेक्टली और वो कहता है कि इसकी एंट्रोपी आपने बतानी है, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो ये तो आपने एक तरफ हो गया. अब आपको मैं एक अजीब सा मसला भी यहाँ पे सिखा दूं. देखें, ये तो नॉर्मल इक्वेशंस थी. नॉर्मल इक्वेशंस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वन साइडेड इक्वेशन है. बट अगर मैं डबल साइडेड इक्वेशन की बात करूं तो क्या होगा? आइए डबल साइडेड इक्वेशन का मसला देख लेते हैं. देखें, इसको कहते हैं पहले तो हम फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम लोग बात करने लगे हैं. अब रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या मसला होगा? देखें फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं. फॉर एग्जांपल हाँ चलिए ये वाली एग्जांपल आप समझाते हैं. डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के बारे में आप सबको पता होगा. डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को अगर मैं थोड़ा सा भी हीट करूं, सही है? अच्छा, इसको मैं तो लिख देता हूं. नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को थोड़ा सा भी हीट करूं तो फौरन टूट के क्या बनाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. और इसकी स्टेट भी क्या होती है? गैसियस होती है. अच्छा जी, अब इसके बीच में मैं एक निशान लगा देता हूं जो इक्वेशन को रिवर्सिबल शो करेगा कि ये जो आपके पास इक्वेशन है ये रिवर्सिबल है. ये आ गया, ये आ गया. ठीक है. अब इस इक्वेशन को जो कि रिवर्सिबल है, ठीक है, इसमें वेदर नंबर ऑफ मोल्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एंट्रोपी चेंज के बारे में थोड़ी सी कहानियां अजीब सी हो जाएंगी. और वो थोड़ी सी अजीब सी का मतलब क्या है वो समझ ले जरा. मैं लिखता भी जा रहा हूं और बोलता भी जा रहा हूं. देखो, अगर मैं इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन को कंसिडर करूं, सही है, अगर मैं इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन को कंसिडर करूं तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन? सर 1 मोल से 2 मोल हो रहे हैं. फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन बात हो रही, सही है. तो अगर 1 मोल से 2 मोल हो रहे हैं इसका मतलब क्या है? रिएक्शन की एंट्रोपी बढ़ रही है, सही है. फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन entropy is increasing because of increase in the number of moles. ये तो बात एक मैंने
कह दी कि किसके लिए, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब जब तक रिएक्शन रिवर्सिबल शुरू नहीं हुआ, और ये आपको बहुत अच्छे से अंदाजा है, एएस में हम लोग पढ़ते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वो शुरू से रिवर्सिबल नहीं होता। रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो वो शुरू में वन साइडेड चल रहा होता है, यानी कि सिर्फ फॉरवर्ड चल रहा होता है। एक वक्त आता है एट अ टाइम वो आकर के रिवर्सिबल शुरू होता है, एंड द पॉइंट वेयर इट स्टार्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पर द रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस हिसाब से द फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इज इक्वल्स टू बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, का मतलब यह है कि फॉरवर्ड के रिएक्शन में बैकवर्ड के रिएक्शन में दोनों रिएक्शन की एंट्रोपी डिफरेंट होगी। क्योंकि आप इस इक्वेशन को देख लो, आपको समझ आएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ रही है, तो व्हाट डू यू थिंक बैकवर्ड रिएक्शन में एंट्रोपी क्या हो रही होगी? सर 2 मोल से 1 मोल हो रहा है, तो इसका मतलब एंट्रोपी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए तो डिक्रीज हो रही होगी। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर है एट इक्विलिब्रियम, तो जितनी एंट्रोपी का इंक्रीज फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन आपको मिल रहा होगा एट इक्विलिब्रियम, उतना ही एंट्रोपी का डिक्रीज आपको मिल रहा होगा फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर मैं ओवरऑल एंट्रोपी का चेंज देखूं एट इक्विलिब्रियम तो वो क्या आएगा? 0। क्योंकि जितना फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड का एंट्रोपी का चेंज है +6 जूल्स पर केल्विन पर मोल, तो बैकवर्ड वाले का क्या होगा? -6। अब +6 और -6 को अगर मैं टोटल देखूं कि टोटल एंट्रोपी का चेंज क्या आ रहा है, आप कहेंगे सर 0। अब मेरी बात समझ आ रही है? किसी की अगर समझ नहीं आई है तो मुझसे पूछे, मैं लिख रहा हूं जब तक। दिस इज सर दोबारा एक्सप्लेन कर। सॉरी नहीं है, एक्सप्लेन। नहीं आया, मैं दोबारा समझा देता हूं। बैकवर्ड रिएक्शन, देखो मैं दोबारा एक बात बोल रहा हूं, देखें मैं दोबारा एक चीज ही समझा रहा हूं, जरा एक नजर देखें। मैंने आपसे कहा फॉरवर्ड रिएक्शन में बैकवर्ड को भूल जाए अभी। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्शन के स्टार्ट में रिएक्शन वन साइडेड चल रहा होता है, यानी कि सिर्फ फॉरवर्ड हो रहा होता है। ठीक है, जब तक रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है बैकवर्ड की तो कहानी ही कोई नहीं है। ठीक है, ये मैं बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन की बात कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो इस वक्त मैंने एज एन एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया है, इसमें फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि शुरू में होगा इस रिएक्शन के, उसमें एंट्रोपी को क्या हो रहा है? सर 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, इसका मतलब है एंट्रोपी बढ़ रही है। सही है भाई? अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ रही है, और वो फॉरवर्ड रिएक्शन कब तक होगा? जब तक के इक्विलिब्रियम ना आ जाए, वो अकेला फॉरवर्ड ही हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम आया तो क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन भी उसी स्पीड से होना शुरू हो जाएगा जिस स्पीड से फॉरवर्ड हो रहा है। ये डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम की, जो आपने O3 में भी पढ़ी थी और AS में भी पढ़ी थी, कि इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन where the rate of forward reaction is equals to the rate of backward reaction. ठीक है, state in a reversible reaction where the rate of forward reaction is equals to the rate of backward reaction. अब इसका मतलब ये हो गया कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ रही है उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब है उतनी ही एंट्रोपी अब ऑपोजिट वे यानी कि डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन की एंट्रोपी बढ़ रही है, वो है, इसका मतलब फॉर एग्जांपल प्लस में कोई भी वैल्यू ले लें, फॉर एग्जांपल +9 एक फॉर एग्जांपल, तो बैकवर्ड रिएक्शन उसी रेट से हो रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी एंट्रोपी की? -9, क्योंकि ऑपोजिट हो गया ना। तो फॉरवर्ड में अगर बढ़ रही है और +9 है और उसी रेट से बैकवर्ड हो रहा है, तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू क्या होगी? -9। तो अब अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द ओवरऑल एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी गाइस, जिन जिनको समझ नहीं आया था, आर यू गेटिंग नाउ? कि एट इक्विलिब्रियम
जो फॉरवर्ड की इंट्रोपी होगी बैकवर्ड की इंट्रोपी की वैल्यू वही होगी, बस फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि एक उनमें से पॉजिटिव होगा तो दूसरा उनमें से नेगेटिव होगा, क्योंकि दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, तो जब हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शंस की बात करें एट इक्विलिब्रियम, तो हम लोग कहेंगे ओवरऑल एंट्रोपी का चेंज क्या है, एंट्रोपी का चेंज 0 है। क्यों? क्योंकि आप कैलकुलेटर में लिखो +5 -5, आंसर देख लो क्या आएगा। बात समझ आ रही है? अब बोलो किसी की अभी भी समझ नहीं आया तो फिर पूछ लो। This is exactly Understood, opposite. sir. ठीक है, वेरी गुड। This is exactly opposite for backward reaction. Therefore, overall entropy change at equilibrium is 0. यहाँ पे इस पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूँ, ओवरऑल एंट्रोपी चेंज एट इक्विलिब्रियम इज 0। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक बात तय हो गई। अब आते हैं जरा, ये तो मैंने क्या बताया था, देखो मैं फिर इसको हाईलाइट करूं जरा। ये मैंने अभी तक आपको सिखाया है प्रिडिक्टिंग एंट्रोपी चेंज, अभी इसमें मैंने कैलकुलेशन कुछ नहीं सिखाई, ये तो प्रिडिक्शन थी जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन। अब इसकी थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल डिटेल शुरू करते हैं, विच इज कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी। अब वो कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। और वो 3 फॉर्मूले क्या है मैं उसके हिसाब से उससे लिंक करूंगा आपकी फिजिबिलिटी को भी। ठीक है, अब वो 3 फॉर्मूले क्या है, मैं वो 3 फॉर्मूले आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखें, एक चीज मैंने आपको बताई थी, सिस्टम। सिस्टम का मतलब है द पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, जो अभी हमने ऊपर भी लिखे कि ये सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व कर दिया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया। ये रिएक्शंस जो है ये सिस्टम है। ठीक है, ये मैंने पिछली अपनी जो क्लास की थी उसमें मैंने ये टर्मिनोलॉजी सिखाई थी। सिस्टम का मतलब है रिएक्शन, और सराउंडिंग का मतलब है कि वेयर दिस रिएक्शन इज हैपनिंग, यानी कि उसके नेबर में क्या है, डिवाइस हो, कंटेनर हो, एयर हो, सॉल्वेंट हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, वो उसका क्या है, सराउंडिंग। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एंट्रोपी इस सिस्टम की यानी कि रिएक्शन की बढ़ रही है, तो ऑफ कोर्स सराउंडिंग की एंट्रोपी को भी कुछ हो रहा होगा साथ के साथ। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन जिस सराउंडिंग में हो रहा है, सराउंडिंग पर भी इंपैक्ट आता है। तो अगर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी को भी कुछ हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं सराउंडिंग की एंट्रोपी कैलकुलेट करूं और सिस्टम की एंट्रोपी कैलकुलेट करूं, तो मुझे उन दोनों को ऐड करने से टोटल एंट्रोपी चेंज पता चल जाएगा कि फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन हैपनिंग, तो उसकी सराउंडिंग और उस सिस्टम का यानी कि उस रिएक्शन की जो एंट्रोपी होगी उसको टोटल करके मुझे पता चल टोटल एंट्रोपी चेंज क्या है। सही है, तो अब इसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और वो 2 फॉर्मूले पहले लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। 1 मिनट जरा मैं लिख दूं जरा। फॉर्मूले फॉर मेजरिंग एंट्रोपी changes. पहला फॉर्मूला है इसमें S टोटल, यानी कि टोटल एंट्रोपी चेंज बराबर होता है किसके, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा स्पेस कर लें, यहाँ पे बीच में हम डेल्टा का निशान डालेंगे। ये हो गया स्टैंडर्ड की और ये हो गया इसका। अच्छा जी, यहाँ पे भी यही होता है, इस सिस्टम को ऐसे लिखा जाएगा और ये इसको ऐसे, टोटल को सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, इसको सुपरस्क्रिप्ट में। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब इसके बीच में जो ये S हैं, इनके ऊपर डेल्टा के निशान लगेंगे, वो मैं अभी लगा देता हूँ। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला कि इसमें जो सिस्टम है ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो सिस्टम की कैलकुलेशन कैसे होगी, सिस्टम की कैलकुलेशन ऐसे होगी कि सिस्टम
इज इक्वल्स टू एंट्रोपी स्टैंडर्ड, इसकी प्रोडक्ट्स की, ऐसे माइनस कर लें एंट्रोपी किसकी, रिएक्टेंट्स की। ये भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ एक दो तीन, आपको अंदाजा होगा व्हाट वी आर डूइंग। अब ये जो प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी से आपके निकलेगी, ये होगा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, यानी कि रिएक्शन। आप यू कैन सी इस इक्वेशन में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है। इस इक्वेशन में सिर्फ इस्तेमाल हुआ है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट, इसका मतलब ये सिर्फ रिएक्शन की एंट्रोपी है, ठीक है, इसीलिए इसको कहा है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। अच्छा, अब आता हूं डेल्टा एस सराउंडिंग पर। एस ऑफ सराउंडिंग का फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू, बोल्ड हो जाता है, सराउंडिंग का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूले में आता है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन फॉर्मूले में आता है, ठीक है, अपॉन टी, डिनोमिनेटर में अपॉन टी। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। रिएक्शन अपॉन टी। अब इसमें एक चीज छोटी सी और लगती है, वो भी मैं अभी आपको सिखाता हूँ। ये हो गया स्टैंडर्ड, ये हो गया सबस्क्रिप्ट में माइनस, और यहाँ डेल्टा का निशान आएगा, ठीक है, और ये हो गया सराउंडिंग, ये हो गया इसकी सुपरस्क्रिप्ट में, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या होता है, इसके डिनोमिनेटर में जाए, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले मैंने आपको बताए। अब इसमें एक फॉर्मूले में मसला है, वो अभी आपको समझाता हूँ मसला क्या है, एंड फॉर दैट यू विल डू व्हाट। देखिए, सबसे पहले तो इनके पीछे ट्राइंगल्स लगाएं, क्योंकि ये अल्टीमेटली डेल्टा की सेंस में मेजरमेंट है, सही है। यहां पर एक ट्राइंगल, यहां पर एक ट्राइंगल, यहां एक ट्राइंगल, ठीक है। ये सब चेंज की टर्म्स में मेजर किए जाते हैं भाई। और ये डेल्टा भी, एच भी चेंज होता है, ठीक है। अब इन फॉर्मूले में जो तीसरा फॉर्मूला मैंने लिखा है, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब वो क्या प्रॉब्लम है वो आपको समझाता हूं। देखें, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना तीसरा वाला, बाकी सबके यूनिट्स में कोई मसला नहीं है। बाकी सबके यूनिट्स क्या है, बाकी सबके यूनिट्स वही है, जूल्स पर केल्विन पर मोल, सही है, क्योंकि ये एंट्रोपी का यूनिट होता है, जूल्स पर केल्विन पर मोल, सबका ये यूनिट जूल्स पर केल्विन पर मोल। लेकिन ये जो तीसरी इक्वेशन मैंने लिखी है, इसका यूनिट जूल्स पर केल्विन पर मोल नहीं है। क्यों नहीं है, अब इसका आपको रीजन सिखाता भी हूं, समझाता भी हूं, और इसका हल भी बताता हूं कि क्या होगा। देखें, इस फॉर्मूले को अगर आप देखें तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग जो है, यानी कि एंट्रोपी चेंज है, ये जाहिर है, तो इसका यूनिट लाजमी क्या होना चाहिए, इसका यूनिट होना चाहिए जूल्स, ठीक है, और उसके आगे होना चाहिए पर केल्विन, और उसके आगे होना चाहिए पर मोल, सही है। ये इसका यूनिट होना चाहिए आइडियली। और सामने जो हमारे पास चीज है उसका यूनिट क्या है वो भी देखें आप। उसका हमारे पास जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी चेंज, और एंथैल्पी चेंज का यूनिट क्या होता है, किलो जूल्स और पर मोल, पर मोल, सही है, ये किलो जूल्स पर मोल होता है। और इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर। डिनोमिनेटर में टेम्परेचर का मतलब क्या है, केल्विन को मैं इन्वर्स करके लिख सकता हूं, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब है ऊपर लाके यूं लिखूंगा। अब ये यूनिट जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वो है जूल्स पर केल्विन पर मोल, और राइट साइड पर जो हमारे पास यूनिट आ रहा है वो आ रहा है किलो जूल्स पर केल्विन पर मोल अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर एक वर्ड है किलो का, ये मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक है। ये किलो यहाँ पर आ रहा है और ये कैलकुलेशन नहीं है इस तरीके की। तो मैं इस रिएक्शन को कैसे सिमिलर कर सकता हूं, यानी कि दोनों चीजों को, यूनिट्स को यूनानिमस कर सकता हूं, एक कर सकता हूं, वो इस तरीके से कि अगर मैं राइट साइड पर मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूं, तो जो वैल्यू होगी उसको मैं किलो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो सिर्फ क्या रह जाएगी, जूल्स पर मोल पर केल्विन, यानी कि जूल्स पर केल्विन पर मोल, विच इज डेल्टा एस सराउंडिंग का यूनिट। मेरी बात समझ आ रही है। ये मैंने इसीलिए लिख के दिखा दिया है कि ये 1000 आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन कैलकुलेशन में हर जगह लगा हुआ होगा।
तो इसीलिए मैंने आपको समझा दिया है कि भाई ये याद रखना कि डेल्टा एच सराउंडिंग में डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अपॉन टी जो करोगे माइनस डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग अपॉन टी जो करोगे उसमें मल्टीप्लाई बाय 1000 लाजमी कर देना। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से यूनिट पढ़ना गलत हो जाएगा। सही है। अब मैं ये यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 1000 फॉर दिस रीजन, ग्रीन कलर से ये आ गया। मल्टीप्लाई बाय 1000 और याद रहे ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको यूनिट यूनानिमस हो जाए। ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो, नहीं है तो अब मैं फीजिबिलिटी की एक क्राइटेरिया आपको समझा रहा हूं जनाब। फीजिबिलिटी का क्राइटेरिया, फीजिबिलिटी का क्राइटेरिया आप समझ लो ये है कि देखो ये जो आपने अभी तक कैलकुलेशन सीखी है इन फॉर्मूले से, ठीक है, कि डेल्टा एस सिस्टम डेल्टा एस सराउंडिंग दोनों निकाला और उसको आपने सम कर दिया तो आपके पास आ गया डेल्टा एस टोटल। तो इस डेल्टा एस के टोटल की वैल्यू से पता चलेगा कि रिएक्शन फीजिबल है या रिएक्शन फीजिबल नहीं है। अब उसकी क्या वैल्यू से पता चलेगा, अब मैं लिख रहा हूं, इफ द टोटल एंट्रोपी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब यह है कि रिएक्शन क्या हो गया है, फीजिबल। पॉजिटिव, द रिएक्शन इज फीजिबल। और अगर यही वैल्यू ऑफ एंट्रोपी क्या हो जाए, माइनस में, इफ द टोटल एंट्रोपी इज माइनस, द रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। सही है। ये आपने टोटल एंट्रोपी के हिसाब से याद रखना है। टोटल एंट्रोपी का मतलब क्या है, टोटल एंट्रोपी का मतलब है डेल्टा एस टोटल। याद रहे डेल्टा एस टोटल, इट्स नॉट डेल्टा एस सिस्टम, इट्स नॉट डेल्टा एस सराउंडिंग ओनली, इट्स उन दोनों का सम, डेल्टा एस टोटल। इसको हम लोग कहते हैं, अच्छा इसमें पहले मैं ये भी लिख दूं। सही है भाई। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, नहीं है तो मैं इसका एक दो क्वेश्चन करा के और फिर आपको इसकी वो दिखाऊं कि जी ये देखो पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके से आ रहा है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। नहीं है, ये फॉर्मूले है, इसमें कंफ्यूजन आइडियली होनी भी नहीं चाहिए। खैर, अब आइए जरा आपको इसके एक दो क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको इसकी फिजिबिलिटी वगैरह देखने का तरीका समझ आए। ठीक है। अब कैसे होगा देखिए जरा, क्वेश्चन आ रहा है, calculate entropy change for the following reactions। अब देखो भाई, पहले तो ये समझ लो कि मैं इसमें ये जो मैंने वर्ड लिखा है ये मैं आपको सिर्फ समझाने की हद तक लिखा है कि ये जो कहानी मैं समझा रहा हूँ, लिखा है मैंने कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन। अब अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिएक्शन, तो रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम। सही है। रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उसने टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट करने को नहीं कहा, उसने सिर्फ क्या कैलकुलेट करने को कहा है, उसने सिर्फ रिएक्शन की एंट्रोपी यानी कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करने को कहा। ठीक है। अब रिएक्शन जो उसने दिया है वो ये दिया है कि हाइड्रोजन H2 गैसियस रिएक्ट कर रहा है O2 गैस Cl2 गैसियस से, Cl2 गैसियस कर लो, Cl2 गैसियस से, और ये बना रहा है 2HCl गैसियस। ठीक है। और आगे चल के उसने एंट्रोपी की वैल्यूज जो दी हैं वो ये दी हैं कि S एंट्रोपी स्टैंडर्ड, सही है, इन जूल्स पर केल्विन पर मोल। जो उसने वैल्यू दी है एंट्रोपी की वो क्या है, वो कुछ ये हैं। फॉर H2 इट इज H2 गैसियस के लिए
ये वैल्यू है 131 जूल्स पर केल्विन पर मोल। Cl2 गैसियस के लिए ये वैल्यू है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था ना, स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी की वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं एट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो उसी तरीके से ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं इनकी 223, और HCl की जो वैल्यू है वो है, HCl की वैल्यू है गैसियस स्टेट में 187 किलो जूल्स पर मोल। सही है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला सिर्फ लगेगा? इसमें मैंने जैसा कहा है आपको कि आई हैव जस्ट आस्क्ड फॉर द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन। अब अगर मैं सिर्फ एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट करना है। सही है। अब डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कैसे कैलकुलेट होगा? इसका फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी। तो यहां पर प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा कि प्रोडक्ट्स हमारे पास कितने हैं? 2 मोल, तो 2 टाइम्स क्या कर लेंगे? 187। ठीक है, माइनस रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स में हमारे पास 2 चीजें हैं, इसलिए मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में करके लिख रहा हूं, और एक एक मोल है दोनों, इसीलिए जस्ट डायरेक्टली राइट 131 और 223। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी आ गई। तो प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी से हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे इसको कैलकुलेटर पे अब आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपके पास इसका आंसर आएगा अराउंड +20। यूनिट क्या होगा? जूल्स पर केल्विन पर मोल। ये मैंने बिल्कुल एक आसान पहले लेवल का क्वेश्चन दिया है आपको। ठीक है। एंट्रोपी यहाँ पर जो एक सिर्फ मतलब था समझाने का, एक लफ्ज समझाना था मुझे, और वो था कि अगर उसने आपसे कहा है कि कैलकुलेट करो एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन, तो एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन का अल्टीमेटली मतलब होता है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। ठीक है। सिर्फ यहां पर समझाने का मतलब मेरा ये था। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछो, नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन और कराऊं, क्लास खत्म, आज की क्लास खत्म। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम है एंट्रोपी चेंज की कैलकुलेशन में? नहीं। ओके, अब मैं आता हूं जरा अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है काम का, जो कि दोनों चीजों को कैलकुलेट करवाएगा, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम को भी, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग को भी इसमें कंसीडर करना है। अब क्यों? क्योंकि मेरा क्वेश्चन है कि मुझे फीजिबिलिटी बतानी है आपको। ठीक है, तो फीजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है कि मुझे टोटल एंट्रोपी चेक कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब उसने क्या कहा है? उसने कहा है कैलकुलेट द टोटल एंट्रोपी फॉर द फॉलोइंग reaction at 298 Kelvin and 550 Kelvin, and predict and suggest whether reaction is feasible at 298 और 550 केल्विन। ठीक है, ये उसने क्वेश्चन दिया है। अब इसकी क्वेश्चन की इक्वेशन उसने क्या दी है? क्वेश्चन की इक्वेशन दी है उसने कि अगर मैं जिंक कार्बोनेट ZnCO3 को, सॉलिड को, अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ ZnO में, सॉलिड, और साथ उसके कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 गैसियस। ठीक है, और इसके साथ जो उसने वैल्यूज दी हैं, एंट्रोपी की वैल्यूज में उसने दिया हुआ है, उसने कहा अच्छा, इसने यहाँ पर एंट्रोपी ऑफ सिस्टम दिया हुआ है, वैल्यू है +174.8। सही है, और यूनिट उसका वही है, जूल्स पर केल्विन पर मोल। ठीक है, जूल्स पर केल्विन पर मोल। अच्छा जी, ये हो गया सिस्टम। और इसने दूसरी चीज इस रिएक्शन में हमें क्या दिया हुआ है? उसने हमें दी हुई है
enthalpy change of reaction, which is plus 72.3 kilojoules per mole. ठीक है, उसने हमें इसकी सबकी वैल्यूज दे दी। अब आगे वो उसने ये आपसे कहा है कि जी कैलकुलेशन करें इस पर इसकी। ठीक है जी, अब जरा आप कैलकुलेट करें, 2 मिनट आपके पास हैं, जल्दी से जरा कैलकुलेट करें। एट 550 और एट 298 दो टेम्परेचर्स पर जरा इसकी टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट करें। टोटल एंट्रोपी का फॉर्मूला याद है क्या था? ये लिखा हुआ ऊपर। सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी को ऐड कर दें। सिस्टम की एंट्रोपी तो उसने दी हुई है डायरेक्टली, सराउंडिंग की एंट्रोपी में आपके माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो कि दिया हुआ है अपॉन टी। टी आपने दो डिफरेंट टीज रखने, यहाँ पे एक दफा 298 रखना है, एक दफा 550 रखना है, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इसको जरा सॉल्व करें जल्दी से एंड डू लेट मी नो whether reaction is feasible or not. जी जनाब, आया आंसर किसी का? एट 298 केल्विन और एट 550 केल्विन। जी जनाब, कैसे कैलकुलेशन होगी? सर 298 पर नॉट फीजिबल आ रहा है। सॉरी, 298 पर क्या आ रहा है? नॉट फीजिबल आ रहा है सर। नॉट फीजिबल नहीं, मतलब वैल्यू क्या आ रही है? मुझे वैल्यू बता दो। इज इक्वल्स टू सिस्टम की एंट्रोपी है प्लस 174.8 -67.8 माइनस 67.8 रिएक्शन है प्लस सॉरी 72.3 into 1000 और अपॉन में इसके लिखते हैं टेम्परेचर विच इज 298। ठीक है, तो ये पूरी चीज हो जाएगी आपकी। आंसर आपका आ गया क्या? -67.8 और ये यूनिट क्या होगा? जूल्स पर केल्विन पर मोल। सही है। अब ये माइनस होने का मतलब क्या है? डेल्टा एस टोटल आपका किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। तो माइनस होने का मतलब क्या है? द रिएक्शन इज नॉट फीजिबल, क्योंकि माइनस टोटल डेल्टा एस टोटल अगर होता है तो रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसको, एस टोटल, ये हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, और ये हमारे पास आ रहा है नॉट फीजिबल। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं, V जी जनाब, आया आंसर किसी का? इस पूरी कैलकुलेशन में यहाँ पर अब जो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ, बस यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, 550 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको कर दें 550 टेम्परेचर की वैल्यू को। तो जब ये 550 वैल्यू हो जाएगी तो आपका टेम्परेचर 550 करने से जो इसकी वैल्यू बनेगी, जी जनाब, एनीवन हैज कैलकुलेटेड? क्या वैल्यू आ रही है? 43.3। साइन उसके साथ क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव कैसे? पॉजिटिव। तो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड द डेल्टा एस टोटल इन दोनों का जो आया है वो क्या आया है, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस 43.3। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है एंट्रोपी की फॉर दीज टू रिएक्शंस, उसमें 298 पर वैल्यू माइनस में, का मतलब है रिएक्शन इज नॉट फीजिबल।
और अगर 550 पर देखूं तो द रिएक्शन इज फीजिबल। तो उस हिसाब से जरा इस रिएक्शन की शक्ल देखो और देख के मुझे बताओ, ये रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन का नहीं है कि जब आपको जिंक कार्बोनेट को हीट करना पड़ेगा तब जाके वो टूटेगा। तो अल्टीमेटली ये रूम टेम्परेचर पर यानी कि 298 पर तो फीजिबल होगा ही नहीं। एंड द इक्वेशन इज शोइंग मी दिस, द कैलकुलेशन इज शोइंग मी दिस कि एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन, और ये रीजनिंग ऐसे ही लिखोगे भाई तुम, जैसे मैं बता रहा हूं। एट 298 केल्विन द वैल्यू ऑफ टोटल एंट्रोपी इज negative. So the reaction is not feasible. However, at 550 Kelvin, the value is positive. So reaction is feasible. यहां तक अगर कोई बात समझ नहीं आई है किसी को तो मुझसे पूछ लो। कोई बात अगर समझ नहीं आई है किसी को यहां तक की कैलकुलेशन में, यहां तक की एक्सप्लेनेशन में, तो मुझसे पूछ लो, और एल्स मैं अटेंडेंस लगाऊं, क्लास खत्म। ठीक है भाई, इसका मतलब ये है कि किसी को कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेट सर कॉपी करने दें। जी जी बेटा बोलें, क्या कह रही हैं? कॉपी करने दें एक्सप्लेनेशन। हाँ, मैं स्क्रीनशॉट आपको पूरी स्क्रीन दिखा देता हूँ, आप उसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। ये रहा व्यू स्क्रीन, फुल स्क्रीन, ये रहा। सही है? यस सर। ओके ग्रेट। जी जनाब, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, इसमें नहीं समझ आया है, तो मुझसे पूछ सकता है। ओके